साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 जो मैगजीन है, इसके तहत राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ और सूचकांक जो दिए गए हैं, इनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। यह सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो बात करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है। अब आइए मुद्दे पे आते हैं और आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र, जिसको शॉर्ट में आप जो है IBAC IVAC कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल वैक्सीन एसेस सेंटर। इसके द्वारा 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की। कौन से नंबर की? तो 11वीं 11th नंबर की। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 5 वैश्विक टीके में से 3 टीकों के 90% से अधिक के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब ये 3 टीके कौन से हैं? तो एक है आपका DPT-3, दूसरा है MCV1 और HIV-3 इसके संदर्भ में। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का जो टारगेट फिक्स किया है, वो वर्ष 2022 तक, मतलब वर्ष 2022 तक जो है भारत में बच्चों की जो डायरिया से मौत होती है उसे 0 पर ले आना है, एकदम उसको ख़त्म कर देना है। तो टारगेट याद रखिएगा 2022 तक है। और 2022 तक ही सरकार ने जो वादा किया था कृषि मतलब किसानों की आमदनी को दुगनी करने का भी। आगे चलते हैं। अगला है कि 28 अक्टूबर 2020 को, यहाँ पे डेट महत्वपूर्ण नहीं है, डेट बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जो है एक शैक्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसका नाम है 15वीं असर रिपोर्ट प्रथम चक्र, असर ASER असर 2020 वेव 1। तो यह जो 15वीं असर रिपोर्ट 2020 है, इसके आंकड़ों का संकलन पहली बार जो है फोन आधारित सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा कोविड-19 महामारी के वजह से किया गया है। और असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं गतिविधि प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? महज 1/3 है। मतलब जितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं उनका केवल 1/3 हिस्सा ही जो है ऑनलाइन शिक्षा जो इस समय कोरोना महामारी के समय में प्रदान की जा रही है, 1/3 बच्चे ही हैं जिनकी पहुंच ऑनलाइन क्लासेस तक है। आगे चलते हैं। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जो कि एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है, इसके द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 PAI 2020 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा रहा है? तो केरल रहा है, यह याद रखिएगा। आगे है कि 28 अक्टूबर 2020, तो यहाँ डेट पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कि हमें तारीख याद रखनी है। 28 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से बिजली मांग एवं आपूर्ति की अंतर्दृष्टि हासिल करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो है इसको जारी किया गया है। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं EAIBDBDU। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। आगे बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग के द्वारा जारी एक सूचकांक है जिसका नाम है डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक। क्या नाम है? डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं DGQI, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। इस सूचकांक को जारी किया गया है। यह करता क्या है? तो यह जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामलों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन सा विभाग कितना बेहतर कार्य कर रहा है। ये जो इंडेक्स है DGQI, इसमें जो है अभी हाल ही में उर्वरक विभाग जो है वो 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में दूसरे स्थान पर और 65 मंत्रालयों विभागों में तीसरे स्थान पर रहा है। उर्वरक विभाग जो है ये केंद्रीय रसायन और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यह जो DGQI डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक
है, इसको निर्धारित किसके आधार पर किया जाता है? तो इसके लिए 6 विषय हैं। 6 विषयों के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 6 विषय कौन से हैं? पहला है प्रशासनिक, दूसरा है सामरिक, तीसरा है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है सामाजिक, पांचवा है आर्थिक और छठा है वैज्ञानिक। तो ये 6 मतलब पिलर पे कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में। तो स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण कब आरंभ किया गया था? 2016 में आरंभ किया गया था। और 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन। तो याद रखिए कब? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका जो उद्देश्य था, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2 अक्टूबर 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना रहा है। और आगे बात कर लेते हैं 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है 4,242 शहरों और 62 कंटेनमेंट बोर्ड को शामिल किया गया था। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसी में है कि देश में अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे जो कि 28 दिनों तक संचालित किया गया वह था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत। और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई। इसका नाम है इस नई श्रेणी का प्रेरक दौर सम्मान, प्रेरक दौर DAUUR प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान की जाने वाले प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ हैं। मतलब ये जो प्रेरक दौर सम्मान है इसमें 5 कैटेगरी रखी गई। 5 कैटेगरी कौन सा है? पहला है दिव्य मतलब प्लेटिनम, दूसरा है अनुपम अर्थात गोल्ड, तीसरा है उज्ज्वल अर्थात सिल्वर, चौथा है उदित अर्थात ब्रॉन्ज और पांचवा है आरोही अर्थात एस्पायरिंग। तो ये 5 जो है कैटेगरी हैं इसमें। इसके अलावा जो है अपशिष्ट, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल उपचार तथा मल कीचड़ के पुनर्योग से संबंधित मानकों में व्यवहारगत सुधार से संबंधित केंद्रीय संकेतकों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं रैंकिंग को थोड़ा सा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में, अब ये 10 शहर कौन से हैं? जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। तो इन शीर्ष 10 शहरों में जो प्रथम 3 आए हैं वो कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपका इंदौर है। याद रखिएगा ये 10 लाख से अधिक वालों में है। तो इंदौर नंबर 1 पे है जो कि मध्य प्रदेश का है, दूसरे पे गुजरात का सूरत है, तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है। ठीक है, 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है 6 शहरी स्थानीय निकायों को। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस तथा ODF++ के रूप में प्रमाणित शहरों और स्थानीय निकायों की संख्या कितनी रही है? तो ODF+ के अंतर्गत 1098 शहरों या स्थानीय निकायों और ODF++ के अंतर्गत 483 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। तो ये भी संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 3 स्टार तथा 3 स्टार के अंतर्गत 65 शहरी स्थानीय निकाय और 1 स्टार प्रमाण जो प्राप्त करने वाले हैं वो 70 शहरी निकायों को प्रदान किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो यह है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं उनको क्या रैंकिंग दी गई है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शीर्ष जो 4 शहर हैं, मतलब जो टॉप 4 शहर हैं, उनमें सबसे टॉप पे कौन सा? लखनऊ जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 12वें नंबर पे है। दूसरा है इसके बाद आगरा जो कि 16वें नंबर पे है, गाजियाबाद जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 19वें नंबर पे और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद जो कि 20वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा 4 शीर्ष जिले कौन से हैं यूपी में? तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। जबकि बनारस जो कि VIP शहर है, तो बनारस की रैंकिंग जो है इसमें कितनी है? 27वीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर 27वें नंबर पे है। वहीं उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है ये 25वें नंबर पे रहा है। तो अभी तक हमने बात की 10 लाख से अधिक वालों की। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो 1 लाख
से लेकर 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर हैं, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन रहा है? तो 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में यदि देखें तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। अंबिकापुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक का मैसूर और तीसरे नंबर पे है नई दिल्ली। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किस राज्य ने? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाले, तो दो श्रेणी, एक 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाली श्रेणी, एक है 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाली श्रेणी। तो 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाली श्रेणी में छत्तीसगढ़ टॉप पे है, जबकि 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाली श्रेणी में झारखंड राज्य टॉप पे है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें नंबर पे है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगर मतलब जो गंगा के किनारे नगर हैं, इनमें ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, इसमें पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगरों में ऐसे गंगा नगर जो जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, जिसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का कन्नौज है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। वहीं पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नगरों ऐसे गंगा नगर जो कि जहाँ की आबादी 50,000 से कम है, वहाँ पे प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का चुनार है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बिट्ठूर कस्बा है। अब आगे चलते हैं, अगला है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में। किसके बारे में? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में। इसमें जो शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता है राज्य और केंद्र शासित जो है मिला करके, तो सबसे टॉप पे जो है मिजोरम है, दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे पे अंडमान निकोबार है। तो याद रखिएगा, आपकी जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है, इसमें जो टॉप की 3 रैंकिंग है, पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। वहीं पे यदि उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश को इस इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा स्थान मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए याद रखिएगा 10वां पोजीशन, 10th पोजीशन प्राप्त हुई है। वहीं पे इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं या एक प्रकार से सबसे कम प्रसन्न लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सबसे कम प्रसन्न वाला राज्य है इस रिपोर्ट के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं, 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 पर सीरो की दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है भारतीय अनुसंधान एवं चिकित्सा परिषद ICMR के द्वारा जारी की गई है। यह सीरो क्या है? यह एक प्रकार का सर्वे होता है जिसमें व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। अगला है 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए जो है केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। यह जो केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA है, इसके अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इस परीक्षा का नाम क्या होगा? सेट होगा, CET, सेट इंग्लिश में कहें तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या हिंदी में सामान्य योग्यता परीक्षा। और इस भर्ती के लिए जो शामिल एजेंसियां होंगी, इसके तहत कौन से एग्जाम कराए जाएंगे? तो SSC के एग्जाम है, RRB अर्थात रेलवे का, और IBPS अर्थात बैंकिंग का जो एग्जाम है इसके तहत कराया जाएगा। और इसके तहत जो परीक्षाएं संचालित कराई जाएंगी उसमें जो पेपर होगा वो 12 भारतीय भाषाओं में इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। और यह 3 स्तर मतलब 3 प्रकार की परीक्षा इसके तहत कराई जाएगी। एक स्नातक स्तर की, दूसरी मध्य उच्च माध्यमिक जहाँ पे 12वीं मांगता है, और तीसरी जहाँ पे 10th पास मांगता है। और NRA अर्थात ये जो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा जो सेट है, इसमें प्राप्त जो स्कोर होगा इसकी वैधता अवधि जो होगी वो 3 वर्षों के लिए होगी। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए वैध होगा। और इसकी के तहत इसी NRA के अंतर्गत जो है यह कहा गया है कि देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, देश के प्रत्येक जिले में। और यह जो केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA है, इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
और इसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, एनआरए की। तो एनआरए की अध्यक्षता जो है वो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला है कि भारत सरकार के द्वारा दशक डिकेड 2010 से लेकर 2020 को किस रूप में, 2010 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, नवाचार दशक के रूप में घोषित किया गया है, इनोवेशन डिकेड के रूप में इसे घोषित किया गया है। आगे इसी में बात कर लेते हैं। 2 सितंबर 2020 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा से वैश्विक नवाचार उपलब्धियों पर प्रकाशित एक सूचकांक रिपोर्ट है जिसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप GII, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसको जारी कौन करता है, तो इसको कई सारी संस्थाएं मिलकर जारी करती है, जिसमें आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO है, इसके अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड तथा नॉलेज पार्टनर के रूप में CII भारत और दसाल्ट सिस्टम और ब्राज़ील का CNI ये शामिल होते हैं। और यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 है, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी नवाचार को कौन वित्त प्रदान करेगा, इंग्लिश में कहें तो हु विल फाइनेंस इनोवेशन। तो याद रखिएगा थीम, नवाचार को कौन वित्त मतलब फाइनेंस प्रदान करेगा, या हु विल फाइनेंस इनोवेशन। और यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2020 है, इसमें भारत को रैंकिंग क्या प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा 48th 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। आगे बात कर लेते हैं ARIIA, ऐसे लिख लेते हैं ARIIA रैंकिंग 2020। अब इसका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, तो इसका पूरा नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो इसको जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 18 अगस्त 2020 को जारी की गई, तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। और इसको जो है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है, और यह जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। और यह जो ARIIA 2020 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम 3 स्थान कौन है, तो पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे पे IIT बॉम्बे है और तीसरे पे IIT दिल्ली है। और यह जो ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया था। और इस बार की रैंकिंग में पहली बार जो है 6वीं उप श्रेणी को शामिल किया, अभी तक 5 को शामिल किया, अब इसकी कितनी उप श्रेणियाँ हैं, 6 उप श्रेणियाँ हैं। और यह जो 6वीं उप श्रेणी जोड़ी गई है, ये जो है किससे संबंधित है, तो यह महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा याद रखिएगा जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश का है, यह इस रैंकिंग में 6ठे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर, 6ठे स्थान पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस ARIIA 2020 रैंकिंग में शामिल हुए हैं, उसमें 11वें नंबर पे आपका शामिल हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 13वें नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU शामिल हुआ है। आगे इसी में बात कर लेते हैं, तो इसी रैंकिंग में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT उड़ीसा ने जो है निजी व स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे दूसरे स्थान पर जो है, मतलब इसमें इस कैटेगरी में निजी एवं स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में दूसरे नंबर पे SRL विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान, और तीसरे नंबर पे वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान। ये दोनों ही संस्थान कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी में कि जो 6ठी कैटेगरी महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की जोड़ी गई है, इसमें पहले नंबर पे कौन है, तो इसमें पहले नंबर पे अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं, 7 से 14 अगस्त 2020 के मध्य आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया। और यह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो है, याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत के द्वारा मनाया गया, रक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। और यह जो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह है, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में इसका आयोजन किया गया। और इस आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत जो है यह भी घोषणा की गई है कि सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की एक नकारात्मक सूची जारी की गई, जिसमें 101 हथियारों को जो है हथियारों और सैन्य उपकरणों को शामिल किया गया। अब यह नकारात्मक सूची का मतलब क्या है,
सैन्य हथियारों एवं उपकरणों की नकारात्मक सूची से आशय यह है कि इस सूची में शामिल हथियारों का आयात करना मतलब बाहर से खरीदना बंद किया जाएगा और इनका देश में ही उत्पादन किया जाएगा। तो मतलब 101 जो हथियार व सैन्य उपकरण है इसको इस नकारात्मक सूची में जारी किया गया। मतलब ये 101 जो हथियार व उपकरण है इनको विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश में शामिल करने के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 को भी तैयार किया गया है। आगे चलते हैं। 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है। एक पोर्टल रिपोर्ट जारी किया गया। इस पोर्टल रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली द्वितीय। इसको आप इंडिया ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया WRIS, ठीक है, द्वितीय इंडिया वरिस द्वितीय जारी की गई है। और यह इस रिपोर्ट को पहली बार जो है जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जारी किया गया था। इस बार 2020 में दूसरी बार किया जा रहा है। और इंडिया वारिस को अपडेट बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र NWIC की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं। 1 से 3 अगस्त 2020 के मध्य देश में छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाले दबाव जनित समस्याओं को हल करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच के रूप में एक साथ देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, यह इस प्रकार का चौथा संस्करण था जो कि सॉफ्टवेयर संस्करण था, इसे जो है आयोजित किया गया। इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की जो थीम थी, इसकी थीम थी कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। आगे बात करते हैं शिक्षा नीति के बारे में। तो जो देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी वो कब आई थी? 1968 में। फिर आपकी 1984 में आती है और अभी हाल ही में जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में। तो केंद्र सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। कितने से? 3 से 18 वर्ष तक की आयु के। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार व्यवस्था जो बनाई गई है वो क्या बनाई गई है? वो है 5+3+3+4। 5 का मतलब कि कक्षा 1 में आने से पहले जो नर्सिंग की उसकी क्लास होती है 3 साल नर्सिंग, और फिर क्लास 1, फिर क्लास 2, तो 2 तक यहाँ 5 हो गया। फिर 2 के बाद 3, 4, 5, तो क्लास 5 तक ये हो गया। फिर क्लास 5 में 6, 7, 8 तक हो गया। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो ये आपके पूरा इस पे आधारित है। ठीक है, जो 5 वर्ष है ये आधारभूत है, 3 वर्ष प्रारंभिक है, जो दूसरा 3 वर्ष है वो मध्य है, और 4 क्या है? ये द्वितीयक है, अर्थात सेकेंडरी आपका वो इंटर 11, 12 के लिए। और इसी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बच्चों की आयु कितनी होगी? वो 3 वर्ष होगी। तथा इसी शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक जो है प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER को प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक। किसमें? प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक। इसके अलावा जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूला जो लागू किया जाएगा वो निजी एवं सरकारी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाला एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसका नाम क्या है? परख, PARAKH, परख। इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि GIF, जेंडर समावेशी निधि, जेंडर इंक्लूसिव आपकी फंड, इसको भी गठित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
जिसकी स्थापना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है, यह जो है इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में शोध को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है, इसमें सकल नामांकन अनुपात को 50% तक, मतलब जितना भी है उसको बढ़ा करके 50% तक करना है। कब तक? 2035 तक। इससे पहले वाला जो टारगेट था 100% प्राप्त करने का प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल में, वो 2030 तक प्राप्त करना और ये 2035 तक प्राप्त करना है। इसके अलावा आगे इसमें देखें तो 3 या 4 वर्ष की अवधि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है स्नातक उपाधि के लिए निर्धारित की गई है। मतलब आप चाहे 3 साल का स्नातक ले सकते हैं, 4 वर्ष का स्नातक ले सकते हैं। इसके साथ ही ये जो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लाया गया, इसका उद्देश्य जो है वो बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना है कि आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उसमें लेकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश जो है जीडीपी का कितना है, वो 0.69% है। मतलब 1% भी भारत अपनी जीडीपी का इस पर खर्च नहीं करता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2.8% खर्च करता है और इजराइल जो है 4.3% खर्च करता है, जबकि दक्षिण कोरिया जो है 4.2% खर्च करता है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 स्वतंत्र आयोगों का गठन किया गया है। अब ये 4 स्वतंत्र आयोग कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, जैसे शॉर्ट में हम लोग आप लिख सकते हैं NHERC। तथा दूसरा क्या है? ये तो पहला। दूसरा राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद NAC, जो मान्यता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तीसरा है उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद, यह शॉर्ट में आप लिख सकते हैं HEGC। और चौथा है सामान्य शिक्षा परिषद, या शॉर्ट में आप GEC लिख सकते हैं। उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत उत्पन्न किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है वो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, या सीधे कह सकते हैं इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं HECI, इसकी नियुक्ति या इसको गठित किया गया है। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूनेस्को ने ये भी कहा, यूनेस्को ने जो है 197 भारतीय भाषाओं, 197, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय इंडेंजर्ड घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI। क्या पूरा नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय भी स्थापित किया जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। क्या नाम रहेगा? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, NETF। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। आगे बात करते हैं, इसी में जो शिक्षा नीति लाई गई, इसी के तहत जो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है या कहा गया है कि इसका नाम शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए। इसके अलावा यदि यह पूछा जाए कि यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको तैयार किसने किया है, इसका निर्माण किस कमेटी ने किया है, तो इसका निर्माण एक कमेटी जिसके अध्यक्ष रहे हैं वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के द्वारा तैयार किया गया है, उनकी अध्यक्षता में। इसके अलावा आगे चलते हैं, 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आधारशिला रखी गई है किसकी? मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की। तो याद रखिएगा किसकी, कहाँ पे, कौन से राज्य में? मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में। और ये जो मणिपुर जल विद्युत परियोजना है, इसका वित्त पोषण जो है कौन करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन जो है वो भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल ग्रामीण परिवारों की बात की जा रही है कि उनको नल के माध्यम से उनके घरों तक जल को पहुँचाया जाएगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कब तक पहुंचा दिया जाएगा? 2024 तक। तो ये याद रखिएगा, टारगेट 2024 तक ये पूरा करना है। 2024-25 में कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिए 2024 तक। आगे बात कर लेते हैं। 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए जो है रोजगार आरंभ किया गया। इसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जिसका प्रारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आगे बात कर लेते हैं। 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया गया उसका नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, या शॉर्ट में GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात के संबोधन में की गई थी। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तेलिहर ग्राम में। कहाँ पे? बिहार के खगड़िया जिला के तेलिहर ग्राम में इसका शुभारंभ किया गया। और इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो है 125 दिवसीय अभियान है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम से चले, 125 दिन, पूरे साल भी नहीं, 125 दिवसीय अभियान था, जिसे 6 राज्यों के 116 जिलों में संचालित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में इसको प्रारंभ नहीं किया गया। 6 राज्य वो चुने गए जहां से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश के 31 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, इन जिले जो हैं इसमें शामिल थे। और इन 31 में से 5 जिले जो थे वो आपके जो आकांक्षी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वाले शामिल थे। यदि ये कहा जाए कि किस राज्य के सर्वाधिक जिले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिहार। बिहार के जो हैं 32 जिले, यूपी के 31, बिहार के 32 जिले इसमें शामिल थे। और जो वहाँ के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट थे, आकांक्षी जिले, उसमें से 12 बिहार के इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसमें जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर टिकाऊ गरीब ग्रामीण बुनियादी ढांचे हेतु जो प्रस्तावित धनराशि रही है, कितनी रही है? 50,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई थी। आगे बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के संदर्भ में, NIRF 2020 के बारे में। तो यह जो रैंकिंग है ये प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में समग्र रूप से जो है IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा जो ये रैंकिंग है, इसको संस्थानों का मूल्यांकन जो है, इसमें संस्थानों का मूल्यांकन 5 मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अब ये 5 मानदंड कौन से हैं? तो उसमें पहला है आपका शिक्षण अधिगम, मतलब जो आउटकम आता है। दूसरा है अनुसंधान। तीसरा है स्नातक के परिणाम। चौथा है पहुंच एवं समावेशिता। और 5वां है आपका सहकर्मी धारणा अर्थात परसेप्शन। इसके अलावा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के में जो है शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के जो है IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शामिल हैं टॉप 10 में। वहीं पे इस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में जो है विश्वविद्यालय श्रेणी में देखें तो पहले नंबर पर विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। वहीं पे आपका प्रबंधन श्रेणी में देखें मैनेजमेंट कैटेगरी में तो IIM अहमदाबाद गुजरात का ये नंबर 1 पे है। वहीं पे चिकित्सा श्रेणी में नंबर 1 पे जो चिकित्सा श्रेणी, इसमें आपका एम्स नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है। वहीं पे इस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो इंडिया रैंकिंग 2020 है, इसमें पहली बार एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। इस नई श्रेणी का नाम क्या है? दंत चिकित्सा संस्थान। और दंत चिकित्सा श्रेणी के तहत जो है वो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर रहा है। वहीं विधि क्षेत्र तथा लॉ कॉलेजों में जो है या लॉ क्षेत्र सेक्टर में जो नंबर 1 पे रहा है इस रैंकिंग में वो है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और वहीं पे यदि कहा जाए कि इसमें जो रैंकिंग है उसके लिए कितनी श्रेणियां बनाई जाती है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो इसमें
जो शैक्षिक संस्थान है उनकी कुल 8 श्रेणियां होती हैं। पहले 7 थी, 8वां जो शामिल किया गया वो दंत चिकित्सा संस्थानों से संबंधित है। अब ये 8 कौन सी? पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है वास्तुकला, चौथा है कॉलेज, 5वां है फार्मेसी, छठा है प्रबंधन है, फिर विधि व दंत चिकित्सा है। पहला इंजीनियरिंग है, दूसरा चिकित्सा है, तीसरा वास्तुकला है, चौथा कॉलेज है, फिर फार्मेसी है, प्रबंधन है, विधि है व दंत चिकित्सा है। ये 8 हैं कुल आपके। अब बात कर लेते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के बारे में। तो यह राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जो है, इसको 7 जून 2020 को जारी किया गया। अब 7 जून को ही क्यों जारी किया गया? क्योंकि 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है? 7 जून को होता है। और यह सूचकांक जो है जारी किसने किया है या किस इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी ने जारी किया है? तो इसको जो है FSSAI, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 है, 19-20, इसमें 3 कैटेगरी रखी गई, बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघशासित राज्य। इसमें जो है 100 अंकों पे इनको रैंकिंग दी गई है। इसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 पे जो है गुजरात रहा है, वहीं छोटे राज्यों में नंबर 1 पे गोवा रहा है और संघशासित प्रदेश में नंबर 1 पे चंडीगढ़ रहा है। अब निम्नतम स्थान में बात करें कि लोएस्ट पे कौन रहा है, तो बड़े राज्यों में लोएस्ट पे आपका झारखंड था और छोटे राज्यों में लोएस्ट पे मिजोरम था और संघशासित प्रदेशों में लोएस्ट में कौन सा था? लक्षद्वीप रहा है। आगे बात कर लेते हैं 29 फरवरी 2020 को 12 महीनों के लिए 1000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण की समस्या से मुक्ति प्रदान करने वाला एक अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? सुपोषित माँ अभियान। इस सुपोषित माँ अभियान को जो है भामाशाह मंडी परिसर कोटा, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा झंडी दिखा करके प्रारंभ की गई है। और यह जो सुपोषित माँ अभियान है, इसके अंतर्गत जो संतुलित आहार प्रदान किया जाएगा वो प्रत्येक गर्भवती महिला को 17 किलोग्राम, कितना? 17 किलोग्राम प्रदान किया जाएगा। वहीं इस सुपोषित माँ अभियान का जो लक्ष्य है वह है गर्भवती महिलाएं और किशोरियों के उत्थान से संबंधित इसका लक्ष्य है। और यह जो सुपोषित माँ अभियान है, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसका क्रियान्वयन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में WWFWRFR, पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के 30 शहर, कितने शहर? संख्या याद रखिएगा, भारत के 30 शहर जो हैं वो तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20, या इसको आप लिख सकते हैं SDG 2.0, SDG, इसको आप दोबारा से लिख लीजिए SDG 2.0। इसको जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। यह है जो SDG 2.0 है, इस सूचकांक को संयुक्त रूप से नीति आयोग, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से इसको तैयार किया गया है। इसमें जो है इसके तहत भारत का जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है? 60 रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो SDG लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें गोल कितने हैं? 17 हैं, जबकि जो SDG 2.0 है इसमें शामिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कितने लक्ष्यों की संख्या कितनी है? इसमें 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। ये वहीं पे ये जो SDG 2.0 है इसमें कुल 16 लक्ष्यों के संदर्भ में राज्यों, संशोधित राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को जो है 0 से 100 के बीच में मापा गया है। तो इसमें ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है केरल रहा है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। वहीं पर यदि भारत के संदर्भ में बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो है SDG 2.0 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एक श्रेणी के अंतर्गत रहा। अच्छा प्रदर्शन मतलब परफॉर्मर, यह प्रश्न पूछा गया है PCS 2020 की परीक्षा में, परफॉर्मर कैटेगरी में ये रहा है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने जो है अपनी रैंकिंग 2018 की जो SDG रैंकिंग थे उसमें 6 स्थानों का सुधार कर ये जो SDG 2.0 है इसमें 24वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 24वां, 8 अंकों का 6 स्थानों का सुधार करके 24वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा SDG 2.0 में लक्ष्य प्राप्तकर्ता व आकांक्षी राज्यों की संख्या जो है इसमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा है जो लक्ष्य प्राप्तकर्ता व आकांक्षी राज्यों में शामिल किया गया हो। आगे बात कर लेते हैं मातृ मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन के बारे में, या शॉर्ट में MMRA कहते हैं, पर विशेष बुलेटिन 2015-17 के बारे में। इसको जो है नवंबर 2019 में जारी किया गया था। ये जो मातृ मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन है वर्ष 2015-17, इसमें जो है मातृ मृत्यु दर कितनी रही है इस अवधि में? 2015-17 में जो मातृ मृत्यु दर रही है वो 122 प्रति, मतलब 1 लाख जीवित जन्म पर 122 महिलाएं जो हैं वो मर जाती हैं। और इसको जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार इस MMR को वर्ष 2020 तक जो है इसको किस लक्ष्य पर लाना है? इसको 122 से घटा करके 100 के लक्ष्य पर लाना है। मतलब 1 लाख प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 से अधिक महिलाओं की मृत्यु ना हो। जबकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ये जो MMR 2015-17 अर्थात मातृ मृत्यु दर अनुपात बुलेटिन 2015-17 है, इसके अनुसार वर्ष 2015-17 की अवधि में भारत का जो मातृ मृत्यु दर है ये कितना रहा है? ये 216 प्रति लाख जीवित जन्म पर रहा है, जो कि ये राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 122 प्रति लाख जीवित जन्म है। वहीं उत्तर प्रदेश का कितना रहा है? 216 प्रति लाख जीवित जन्म रहा है। और इसको 2020 तक कितना लाना है? राष्ट्रीय स्तर पर 100 लाना है, 122 से घटा करके 100 लाना है 2020 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जो रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ, सूचकांक थे उनसे संबंधित यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।